हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा गवर्नमेंट बजट का तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम अगला मनी एंड बैंकिंग शुरू करेंगे। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में एक क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन दिया था, जिसमें हमने बोला था कि आप इसके ऊपर रिसर्च करके आइए और हमें कमेंट कीजिएगा। ओके, तो अगर आपको उसका आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो आप इधर देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये था कि व्हाट हैपन व्हेन प्राइमरी डेफिसिट बिकम ज़ीरो। अब प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो कब होता है? पहले तो हम समझते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट होता क्या, जो हमने पिछले लेसन में भी समझ लिया था। प्राइमरी डेफिसिट एक सिंपल सा ये बताता है कि गवर्नमेंट को अभी कितने बोरोइंग की ज़रूरत है, और इसका फार्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। जो हमने प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट लिया होता है उसको माइनस कर देते हैं हम करंट ईयर के फिस्कल डेफिसिट में से। और ये प्राइमरी डेफिसिट हमें ये शो करता है कि जो हमारा बोरोइंग है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, उसमें से हमारा कितना अमाउंट बचेगा जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए। देखिए, मान लीजिए कि हमने करंट ईयर 2021 में 100 रुपये वो लिया है फिस्कल डेफिसिट, मतलब उधार लिया, बोरोइंग लिया है 100 रुपये, और 2020 का मेरे पास 20 रुपये इंटरेस्ट प्रीवियस साल के लोन पे अभी बाकी है, जो मैं माइनस कर दूंगा, तो बचेगा सिर्फ 80 रुपये। और यही बाकी 80 रुपये आगे फर्दर डेवलपमेंट में खर्च होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जितना हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे, जो फर्दर डेवलपमेंट में हम यूज़ करेंगे। अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो हो गया, इसका मतलब कि इंटरेस्ट फिस्कल डेफिसिट के इक्वल आ गया। इसका इम्प्लीकेशन है क्या? देखिए, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट हमारा ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब कि हमें पिछले लोन के इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हमारा बर्डन हो गया उसका, कि उसका इंटरेस्ट भरने के लिए हम एक फ्रेश लोन ले रहे हैं और उस लोन को पूरा का पूरा इंटरेस्ट भरने में ही खर्च कर दे रहे हैं। और उसको फिर गवर्नमेंट जो है वो आगे फर्दर डेवलपमेंट में फिर खर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सारा का सारा जितना भी लोन लिया है, जितना भी हमारा फिस्कल डेफिसिट था, सब के सब इंटरेस्ट भरने में ही खर्च हो गया। इसलिए एक इकोनॉमी के लिए ये प्राइमरी डेफिसिट कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा रहे उतना ही अच्छा है। अब अगर आप थोड़ा ढंग से देखिए, अब फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट एकदम एक दूसरे के इन्वर्स है, इन्वर्स रिलेशन है इनके बीच में। देखिए, जहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है वो जितना कम हो उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये लोन है, ठीक है। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो गवर्नमेंट के लिए जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमें या हमारे गवर्नमेंट को कितना अभी पैसा बाकी है इंटरेस्ट भरने के बाद भी, कि वो उस पैसे को इकोनॉमी के फर्दर डेवलपमेंट में यूज़ कर सके। जैसे अभी हमने समझाई, अगर 100 रुपये और इंटरेस्ट हमें अगर 0 रुपये भरना होता तो सीधे 100 रुपये हमारे फर्दर डेवलपमेंट, जितना हमने लोन लिया सब फर्दर डेवलपमेंट में यूज़ हो गया। अगर ये सिचुएशन है तो बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 90 हो जाता, है ना। तो ये भी सिचुएशन ठीक है, लेकिन कभी भी प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो अगर आपको कोई पूछे कि फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में क्या रिलेशन है, तो उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है कि फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और प्राइमरी डेफिसिट जितना ज़्यादा हो उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अब हम इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पीछे और रिवाइंड करके वापस इसको देख लीजिए, आपको आ जाएगा। उसके बाद अब मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर फिस्कल डेफिसिट क्या डेवलपिंग नेशन के लिए अच्छी बात है?
इज ए फिजिकल डेफिसिट गुड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज? इसको भी, ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। देखिए, द फिजिकल डेफिसिट इज रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो जीडीपी के परसेंटेज से शो किया जाता है। जैसे कि द फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 7.5% ऑफ इस जीडीपी in the financial year 2020. Here is a look at India's physical deficit figures over time. देखिए, जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी के परसेंटेज पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें 7.5% ऑफ द जीडीपी फिजिकल डेफिसिट मिल जाएगा ड्यू टू कोविड-19। अब इस कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 7.5% तक जा सकता है। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड नंबर है, यह अभी कंफर्म नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ ओवर टाइम डाटा है जो फिजिकल डेफिसिट दिखा रहा है कि जो हमारा 1980 से 1981 में वो 5.55 था, फिर 1981 में थोड़ा कम हुआ, फिर 1982 में थोड़ा बढ़ गया। देखिए, इधर ना कम हो जा रहा है, इस एरिया में थोड़ा कम हो जा रहा है, बीच में एक दो फ्लक्चुएशन है, वो उसे थोड़ा इग्नोर करके 1980-81 से फिर थोड़ा थोड़ा कम होकर फिर थोड़ा बढ़ गया था। एक सिर्फ 1981 में ही कम हुआ, बाकी सब में बढ़ा ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1985 से फिर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ ही रहा है, फिर थोड़ा कम होने लगा। 1987 से 1988 में थोड़ा कम होके फिर 1989 से 91 में कम हो गया। अब 1990 से 1991 में 7.61 हो गया, बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने इसी साल में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, एलपीजी। इसके बारे में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए, जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिसी है वो हमने 1990 से 1991 में अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसलिए उस समय हमारी इकोनॉमी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम अपने पूरे पॉलिसी को ही चेंज कर रहे थे। पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसके बाद हमने उस इकोनॉमी को पूरा खोला, इसलिए यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। उसके बाद 2001 में थोड़ा कम हुआ, और कम होते 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 ये 2014-13 तक एकदम ठीक था। उसके बाद 2014-15 में 4.09 है, फिर 2015-16 में 3.94 है, 2016-17 में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड किया है जो अभी तक नहीं हुआ। 2016-17 में बहुत अच्छा था, 2.02। उसके बाद 2018-19 और 19-20 ये भी ठीक ठाक था, और अब 2020-21 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7.5 तक हमारा फिजिकल डेफिसिट पहुंच जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जैसा कि इस फिगर में, जैसा कि इस डाटा में दिखाया जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, उसका फिजिकल डेफिसिट अगर 3.4 तक है तो उसे हम अच्छा मानते हैं। क्यों? कि एज यू कैन सी इन द टेबल अबव, द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू मेंटेन द फिजिकल डेफिसिट विद दिस रेंज। द गवर्नमेंट ट्राइड टू मेंटेन द फिजिकल डेफिसिट विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देखिए, अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया फॉर एग्जांपल, उसका अगर फिजिकल डेफिसिट 3.4% तक है, एक अच्छे कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश कर रही है अपने कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए। फिजिकल डेफिसिट से हमारे पास लोन आएगा और ज़्यादा खर्चा होगा। इतना जो 3.4% है वो मिनिमम बहुत अच्छा है डेवलपिंग कंट्री के लिए। डेवलप्ड कंट्री इसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो हर हमेशा चाहेगी कि उसका फिजिकल डेफिसिट ज़ीरो ही रहे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, इससे उन्हें एक्स्ट्रा फंड मिलता है और वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर सकती है अपने इकोनॉमी में और उसे डेवलप्ड बना सकती है। ओके, और अंडर डेवलप्ड भी ऐसा कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया और कम हो जाएगा, उसको फिजिकल डेफिसिट और थोड़ा कम लेना पड़ेगा, वो 1.2 पॉइंट के आसपास होगा। ठीक है, अब पूरे चैप्टर में एक चीज़ हमारा बच गया, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट।
ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, हमारे गवर्नमेंट बजट की ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, फर्स्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जो गवर्नमेंट बजट में हमें सबसे मेन पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ हैं, और उसको कहाँ खर्च किया जाए, उसको कहाँ एक्सपेंड किया जाए कि हमें इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट रिजल्ट मिल सके। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए जो हमारे कंट्री में, जो हमारे इंडियन कंट्री में जो हमारे इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इन बैलेंस है। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के पास एकदम ही हाई पैसा है और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के पास पैसा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बजट इसी को बैलेंस करने में मदद करती है कि गवर्नमेंट हायर जो रिच पर्सन है उस पर टैक्स इम्पोज करती है और उस टैक्स से फिर गवर्नमेंट पुअर पीपल को सब्सिडीज़ और मदद पहुंचाती है। ऐसे वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है। अब है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेसेस है, उसके बारे में बात करेंगे हम कि जो गवर्नमेंट बजट है वो अपने पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए फ़ंड प्रोवाइड करती है और उन्हें पैसा प्रोवाइड करती है, जिससे जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो भी अच्छी तरह चले और उन्हें भी फंड की कोई कमी ना हो। उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ दो चीज़ों से की जाती है, मोस्टली दो चीज़ों से की जाती है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी। मतलब महंगाई और मंदी को न्यूट्रल किया जाता है। अगर महंगाई बढ़ जाता है इट मीन्स कि इन्फ्लेशन आ जाता है। मतलब क्या, इन्फ्लेशन आने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। अगर आपने 11th क्लास में ढंग से पढ़ा होगा तो इन्फ्लेशन मतलब होता है कि महंगाई बढ़ गया। और महंगाई बढ़ने का एकदम रूट कोज समझिए क्या होता है कि हमारे पास डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। अगर हमारे पास डिमांड है, सप्लाई नहीं है, इसका मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके पास पैसे हैं जेब में। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे ऐसे पॉलिसी निकालती है और आरबीआई को कहती है कि ऐसे पॉलिसी निकालो जिससे लोगों के पास से पैसा अपने पास आ जाए। और वो क्या क्या पॉलिसी अपनाती है वो हम मनी एंड बैंकिंग में समझेंगे, तो आप उस चैप्टर को तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का मेन कारण होता है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत पैसा मनी सप्लाई हो रहा है, जिससे जो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि मोस्टली पैसा वो वापस अपने अंडर ले ले डिफरेंट तरीके से, जिससे डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई वापस इक्वल आ जाता है, जिससे इन्फ्लेशनरी न्यूट्रल हो जाता है। अब आता है डिफ्लेशनरी। जो डिफ्लेशन है, मंदी, उसमें हमारा सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड कम रह जाती है। इसका मतलब यह है कि जो इकोनॉमी है उसके पास पैसा कम पड़ जाता है कि वो कुछ एक्सपेंड करे। या तो गवर्नमेंट सप्लाई को कम कर देती है कैसे न कैसे, या तो पब्लिक के पास पैसा प्रोवाइड करती है, या तो गवर्नमेंट बैंक लोन पे इंटरेस्ट जो है वो कम कर देगी, जिससे जो डिपॉजिटर है वो एंकरेज होंगे कि वो लोन ले और उस लोन को वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, जिससे हमारा डिफ्लेशनरी गैप भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये चारों यही है: अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसे हम अगर शॉर्ट में देखें कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सिंपल ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे वो इकट्ठा करती है और ऐसे ऐसे जगह यूज़ करती है जिससे वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से उसको यूज़ कर सके और उससे बेहतर एक आउटकम निकाल सके। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हमारे इकोनॉमी में बहुत इन बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है इनकम और वेल्थ का, जिसे गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो बैलेंस कर सके। उसके लिए वो रिच पर्सन पर टैक्स इम्पोज करती है और पुअर पर्सन पे खर्च करती है। ये इनके शॉर्ट मतलब हुए। और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो पब्लिक एंटरप्राइज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, उसको वो फंड प्रोवाइड करती है, उनको कैपिटल प्रोवाइड करती है, जिससे पब्लिक एंटरप्राइज को चलने में
मतलब रन करने में मदद होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सिंपली गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करती है। अगर इन्फ्लेशन होता है तो वो ट्राई करती है कि डिमांड को घटाया जाए, और अगर डिफ्लेशन होता है तो वो ट्राई करती है कि डिमांड को बढ़ाया जाए। सिंपल से यही है ऑब्जेक्टिव। अगर आपको इसमें से भी कुछ समझ ना आया कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम विद इन 1 आवर आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। सो आज का क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, इसका भी आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। वाई गोल्ड प्राइजेज आर डिफरेंट इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री, कि जो गोल्ड का प्राइस है वो हर स्टेट में अलग अलग क्यों है, वो क्यों नहीं हमारे बाकी प्रोडक्ट की तरह सेम प्राइस हर कंट्री में है। जैसे कि एक यहाँ पे बिस्कुट, पार्ले जी बिस्कुट का 5 रुपये प्राइस है, तो हर स्टेट में वो बिस्कुट का 5 रुपये ही प्राइस है। लेकिन जो गोल्ड है उसका हर स्टेट में प्राइजेस अलग अलग क्यों है, आप रिसर्च कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है या आप नहीं कर पाते हैं तो हम कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सायोनारा।